Hey guys, welcome back in my channel. Myself is Manoj. Okay, we were talking about NCERT 10 plus 2 book Flamingo series, in which was talking about the last lesson, which was written by Alfonso Daudet. Well, in the last video, we have discussed about look at the last passage. My last French lesson. देखो ये जो वर्डिंग है, ठीक है, ये वर्डिंग फ्रेंच बोलता है, जो स्टूडेंट होता है, स्मॉल किड होता है, वो बोलता है माई लास्ट फ्रेंच लेसन. वाई, क्यों? वो बोलते हैं कि आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे बड़ी मुश्किल से लिखना आता है. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं अब आगे इस जो पर्टिकुलर लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को सीख नहीं पाऊंगा. तो इस प्रकार से वो बातें करता है. नाउ लुक एट द फर्दर टेक्स्ट. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had to put on his fine Sunday clothes, and how I understood why the old man of the village were sitting there in the back of the room. तो यहाँ पर फ्रेंच को अब समझ में आता है कि सब यहाँ पर नए नए कपड़े पहनकर, सर जो हमारे एम हैमल सर हैं वो नए कपड़े पहनकर आए हैं, जो यूजुअली वो नहीं पहनते हैं. और विलेजर जो अक्सर बैक बेंचेस जो हमारे खाली रहते हैं वहाँ पर बैठे हैं, और सभी बच्चे इतने शांत हैं. और उसमें जो होज़र है उन्होंने अपने हाथ में जो ओल्ड प्राइमर लिया हुआ है. इन सब चीज़ों के बारे में व्हेन ही एंटर्ड इन द क्लास ही डिड नॉट नो अबाउट दैट. उसे इन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम होता. बट अब वो जब एम हैमल वर्बली बोलकर बताते हैं कि हमारा ये लास्ट लेसन है, अब उस सारा सीन, सारी प्रॉब्लम्स उसको समझ में आ जाती है. तो अब वो एम हैमल के लिए बोलता है कि पुअर मैन. ठीक है, पुअर मैन का मतलब ये नहीं कि एम हैमल गरीब आदमी है, यहाँ पर बोलते हैं कि कितना बेचारा, मतलब ठीक है, क्योंकि अब ही हैज़ टू गो बैक टू हिज ओन कंट्री. अब उसको यहाँ से छोड़कर जाना पड़ेगा एम हैमल को, क्योंकि अब एल्सेस के अंदर जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी. इवन जर्मनी को टीच किया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज को टीच किया जाएगा. तो वो बोलता है कि पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन. अब समझ में आया कि उस पुअर मैन की जो वो बोल रहा था कि ये इस पर्टिकुलर लास्ट लेसन के ऑनर में, ठीक है, हमारे जो एम हैमल हैं वो अपने अच्छे फाइन संडे क्लॉथ्स पहने हुए हैं. एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेजर वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. तो यहाँ पर तीन चीज़ें आपको याद रखनी है. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी. वो जो जितने भी विलेजर हैं वो सब उस रूम में इकट्ठे हैं और शांत है. वो क्यों हैं? तीन रीज़न. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी. नंबर वन, वो सब लोग जो विलेजर हैं, दे वर सिटिंग एट द बैक बेंचेस, वो सब लोग सॉरी हैं, वो सब लोग रिग्रेट कर रहे हैं, वो सब लोग पछता रहे हैं कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. वो ज़्यादा स्कूल नहीं गए और ज़्यादा इस भाषा को सीखने का मौका नहीं मिल पाया. नेक्स्ट, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस. और दूसरा बोलता है कि ये एक उनका तरीका है अपने मास्टर एम हैमल, जिसने अपनी सर्विसेज में 40 years दिए हैं, उनको थैंक बोलने का. तीसरी बात, ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, एंड दैट वॉज देयर नो मोर. अब वो आगे बोलता है कि ये एक तरीका था अपने प्यार को दिखाने का, रिस्पेक्ट को दिखाने का अपनी कंट्री के लिए, एल्सेस और लॉरेन, जो अब उनकी नहीं रही, अब जर्मन के साथ जो जुड़ चुकी है और जर्मन के साथ जाकर मिल चुकी है वो कंट्री. ठीक है. नेक्स्ट, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जिस वक्त मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम जो है वो पुकारा जा रहा है. किसने पुकारा? एम हैमल ने. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. रिसाइट का मतलब सुनाना. जैसे कोई टीचर आपसे बोलता है कि बेटा टेबल सुनाओ, तो यू स्टार्ट 2 1 जा 2 2 2 जा 4, दैट इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिसाइट करना. तो अब मुझे समझ में आया कि इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, सॉरी, अब मेरा नाम बुलाया गया और इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. अब ये मेरी बारी थी रिसाइट करने की. वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से. मतलब आगे वो बोलता है कि मैंने क्या, मतलब ऐसा क्या नहीं किया कि मैं जो इस लेसन को बोल नहीं पा रहा, मतलब बोल पाया. देखिए यहाँ पर बोलता है व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, मतलब मैंने क्या कुछ नहीं किया कि मैं इस लेसन को बोल पाऊँ. ठीक है. दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू, मतलब जो वो डरावने जो पार्टिसिपल्स, जो ग्रामर के टॉपिक के रूल्स हैं, उनको मैं अच्छे से बोल पाऊँ, इसके लिए मैंने वो क्या सब कुछ क्या नहीं किया. ठीक है. आगे बोलता है कि ऑल थ्रू,
वेरी लाउड, अच्छे से बोल पाऊँ और क्लियरली बोल पाऊँ और विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी मिस्टेक के बोल पाऊँ। इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, मगर आगे बोलता है कि बट आई गॉट मिक्सड अप। मिक्सड अप का मतलब होता है गड़बड़ कर देना, और कहता है कि मैंने गड़बड़ कर दी। ऑन द फर्स्ट वर्ड, जैसे ही मैंने पहला वर्ड प्रोनाउंस किया, उसको बोला, तो मैंने गड़बड़ कर दी। एंड आई स्टूड देयर, मैं वहाँ खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और उस डेस्क पर मैं पकड़कर उस पर खड़ा रहा। एंड माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो दिल था वो धड़क रहा था। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और कहता है कि मैं इतना भी कोशिश नहीं कर पाया कि मैं एम हैमल की नज़रों में आंखों के सामने उनको देख पाऊँ। नेक्स्ट, आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना एम हैमल को कहते हुए, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू। एम हैमल बोलते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें काफ़ी बुरा लग रहा है। सी हाउ इज इट, वो कहते हैं कि ऐसा क्यों है। एवरी डे वी हैव, ऐसा क्यों है, मतलब रीजंस बताते हैं। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, एम हैमल कहते हैं कि हर दिन हमने अपने आप से एक बात कही है। बाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बाह एक ऐसा वर्ड है कि जैसे बोलते हैं ना छी छी, रहने देना बहुत टाइम, ऐसे बोलते हैं, मतलब एक तरीका होता है अंग्रेज का। बाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कहता है यहाँ पर प्लेंटी का मतलब है बहुत सारा, मेरे पास बहुत सारा टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल इसको पढ़ लूँगा, सीख लूँगा। तो हम हमेशा ऐसे एक्सक्यूजेस अपनी क्लास में देते हैं, अपने टीचर्स को दें कि आज मैं कर नहीं पाया, मैं कल कर लूँगा। तो इस पर्टिकुलर बात को एम हैमल बोल रहा है फ्रेंड्स के साथ कि हमने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, गलतियाँ की हैं, कि वी ऑलवेज सीन पीपल सेइंग आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो एंड ऑल। सो नेक्स्ट, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। अब वो आगे बोलते हैं कि अब हम देख सकते हैं कि हम कहाँ पर पहुँच गए हैं और कम आउट कहाँ पर आ गए हैं। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, वो कहते हैं कि एल्सेस के साथ ये बहुत बड़ी मुश्किल है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि इसने एल्सेस के जितने लोगों के बारे में बोल रहा है कि ये एल्सेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसने सारी की सारी लर्निंग जो है, ठीक है, जो पार्ट्स लेसन हमें सीखने थे वो कल पर टाल दिए। नेक्स्ट, नाउ दोज फेलोज, अब दोज फेलोज कौन, उन जर्मन सोल्जर्स के बारे में बोल रहा है, जर्मन एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में बोल रही है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब कहते हैं कि उन लोगों के पास अब हक है, अधिकार है हमको कहने का। हाउ इज इट, ऐसा कैसे। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम तो फ्रेंचमैन होने का ढोंग करते हो, कि ना तो मतलब येट अभी तक, मतलब ना तो नीदर यू स्पीक नॉर यू राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तो तुम बोल सकते हो ना तुम लिख सकते हो फ्रेंच, इसका मतलब तुम फ्रेंच होने का ढोंग करते हो, तुम तो फ्रेंचमैन हो ही नहीं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, फिर उसको संतावना देते हुए एम हैमल बोलते हैं सॉरी, कि बेटा फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, क्योंकि सब लोगों ने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं। आगे बोलते हैं वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब होता है धिक्कार करना, अपने ऊपर लानत देना। वो कहते हैं कि हम सब पे, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, कहते हैं कि हम सब के पास कुछ ना कुछ लानत है अपने आप के लिए, मतलब धिक्कार हम अपने ऊपर कर सकते हैं। आगे बोलता है कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, एंशियस का मतलब होता है चिंतित, इनफ का मतलब काफ़ी। वो कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स, अब उसके अंदर वो एक एक करके एम हैमल एक एक करके सबकी गलतियां बता रहे हैं। वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो भी इतने ज़्यादा चिंतित नहीं थे तुम्हारी लर्निंग के लिए। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, उन्होंने तुम्हें फार्म पर लगा दिया, एट द मिल्स के अंदर, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि उनके पास कुछ ज़्यादा पैसा आ सके, जिस कारण से भी तुम स्कूल में नहीं आ पाए और लेसन को सीख नहीं पाए, इस फ्रेंच लैंग्वेज को सीख नहीं पाए। एंड आई, फिर एंड आई बोलने के बाद वो रुकता है। आगे बोलता है आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे अपने आप को भी ब्लेम मतलब करना है, ठीक है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, कहते हैं मैंने तुम्हें अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा। वो अपने आप से शिकायत कर रहा है, और वो लिटिल फ्रेंच और जो वहाँ पर जब भी क्लास में बैठे होते हैं उन सबको बोलते हैं, और फिर बट वहाँ पर वो फ्रेंच को एड्रेस कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, ठीक है, की बजाय तुम्हें लेसन को सिखाने की बजाय क्या मैंने तुम्हें अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा। और दूसरी बात बोलता है कि एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फॉर फिशिंग, और जब कभी मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और क्या मैंने तुम्हें
जब कभी मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था, क्या मैंने तुम्हें हॉलीडेज नहीं दिया? तो ये सारी बातें वो बोलता है। आगे वो बोलता है देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एम हेमल एक के बाद एक से दूसरी बात पर वो चलते हुए मतलब एक चीज़ से दूसरी मैटर पर वो बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल फिर आगे वो फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं। सेइंग दैट, कहते हैं कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। आगे देखो मैंने इसे हाईलाइट किया है, इसको ध्यान देना अच्छे से कि ये इट वॉज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की सबसे प्यारी सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट वन, सबसे स्पष्ट भाषा। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और हमारे बीच में इस भाषा को हमें बचाना है, गार्ड करना है, रक्षा करनी है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसे भूलना नहीं है। बिकॉज वेन ए पीपल, यहाँ पर ए पीपल लोग नहीं है, यहाँ पर देश, जब पीपल के साथ ए लग गया तो एक पर्टिकुलर देश के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि बिकॉज वेन ए पीपल आर अनस्लेव्ड, जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और वो जब तक उनकी पकड़ उनकी भाषा पर, उनकी नेटिव, उनकी राष्ट्रीय भाषा पर होती है, इट इज़ एज इफ, यह ऐसा है मानो जैसे कि एक की है। दे हैड द की टू देयर प्रिजन, वो ऐसा है मानो जैसे उनके पास उनकी जो प्रिजन है उसकी एक की है, एक जो जेल है उसकी एक चाबी है। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर इम्फेसाइज किया गया है, ठीक है। एम हेमल इम्फेसाइज करता है कि उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसको बचा कर रखो। अगर लैंग्वेज बची रही तो हम कभी भी, कोई भी कंट्री गुलाम नहीं हो सकती ज़्यादा टाइम समय तक। देन ही, आगे देखिए, देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन, फिर उन्होंने एक ग्रामर का लेसन को ओपन किया और हमें लेसन पढ़कर बताया। इट वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। आगे फ्रेंड्स बोलता है कि इट वॉज अमेज्ड, मतलब मज़ा आ गया कि इस प्रकार का जो लेसन मैंने आज तक कभी नहीं समझा। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी, इसने, सर ने जो कुछ भी बोला वो इतना ज़्यादा ईजी लगा मुझे। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और मुझे मैं समझता हूँ कि मैंने इतने ध्यान से कभी भी अपनी लाइफ में अब तक लेसन को नहीं पढ़ा। दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ये बोलता है कि शायद टीचर ने भी कभी इतने अच्छे से एक्सप्लेन ना किया हो। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। कहते हैं कि ये जो पुअर मैन है, पुअर मतलब बेचारा, ये जो सर है आज हमें सब कुछ देना चाहता है जो इसके पास है। एंड पुट इट ऑल इन टू आर हेड, और ये सब की सब चीज़ें हमारे माइंड में डालना चाहता है एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में वो सारी की सारी चीज़ें हमारे माइंड में वो डालना चाहता है। मतलब एम हेमल सब कुछ एक दिन में पढ़ा देना चाहते हैं, क्योंकि टुमारो देयर विल नॉट बी एनी फ्रेंच क्लास। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग के ऊपर एक लेसन हुआ हमारा फ्रेंच लैंग्वेज के ग्रामर के बाद। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल सर के पास हमारे लिए नई किताबें थी, कॉपियाँ थी। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, देखो राउंड हैंड क्या होता है, राइट, लुक एट द राइट साइड। यहाँ पर एक फोटो है, ये देखिए, जो मैंने विकीपीडिया से लिया है। यहाँ पर जो लेटर्स को ना गोल गोल राउंड शेप में लिखा गया, इस राइटिंग को राउंड हैंड बोलते हैं। वो कहता है कि एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हेमल के पास नई कॉपीज थी हमारे लिए, और रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच एल्सेस लिखा हुआ था उन बुक्स के ऊपर, और राउंड हैंड के अंदर। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वो सब बुक्स ऐसी लग रही थी जैसे कि फ्लैग, हमारे देश के फ्लैग फ्लोट कर रहे हैं, लहरा रहे हैं हर रूम के अंदर। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हर एक डेस्क के ऊपर एक रोड लगी है और उसके ऊपर वो फ्लैग लहरा रहे हैं और वो लटके हुए हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और ये देखना चाहिए कि किस प्रकार हर कोई अपने काम में लगा हुआ है, हर कोई काम में अपने बिजी हैं, कोई भी अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं है। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब है हर इंसान जो उस क्लास में बैठा था वो पूरी तरह कंसंट्रेशन अटेंशन के साथ उस लेसन को पढ़ना चाहता था। वाई? बिकॉज टुमारो देयर विल नॉट बी एनी फ्रेंच क्लास। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना वो शांत माहौल था वहाँ। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर,
जब पेन को हम लिखते हैं ना, फाउंटेन पेन से हम कागज पर लिखते हैं, जो स्क्रैचिंग साउंड आता है, तो वो कहते हैं कि सिर्फ एक स्क्रैचिंग साउंड था पेन जो लिखता है पेपर के ऊपर। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ बीटल्स, देखिए यहाँ पर बीटल्स ही होती है इस प्रकार की, उड़कर अंदर आई। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, बट किसी ने उसके ऊपर नजरें नहीं डाली, किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलस्ट वन, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों ने भी नहीं दिया। द वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ इट वॉज फ्रेंच, मतलब वो फिश हुक बनाने में इतने बिजी थे और वो ऐसा लग रहा था कि वो भी फ्रेंच लिख रहे हैं। ऑन द रूफ द पिजन कूड, ठीक है, कूड का मतलब होता है गुटरगू करना। कहते हैं कि रूफ के ऊपर, जो रूफ थी वहां पर कुछ पिजन्स थे और वो गुटरगू कर रहे थे वेरी लाउड लो वॉइस में। आई थॉट टू माई सेल्फ, उसने वहां पर फ्रेंड ने क्या सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। देखिए कितनी सेंसिटिव और दिल को छूने वाली बात है। वो कहते हैं कि क्या, वो देखो छोटा सा बच्चा सोच रहा है कि क्या इन पिजन्स को भी वो जर्मनी जो लोग हैं वो सिखा देंगे फ्रेंच जर्मन में बोलना, क्या वो जर्मन में अब गाएंगे, सिंग करेंगे, पिजन जो है वो क्या जर्मन में सिंग करेंगे। तो देखो इस कितना ज़्यादा वो जो फ्रैंको पर्शियन वॉर के कारण कितना ज़्यादा वो कंट्री अफेक्ट हुई। नेक्स्ट, वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सो एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। कहते हैं कि जब कभी भी मैं राइटिंग से अपना ध्यान हटाकर एम हेमल की तरफ देखता था तो वो चुपचाप मोशनलेस चुपचाप अपनी चेयर पर बैठे होते थे और गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। और वो गेज मतलब GAZE, गेज का मतलब किसी भी चीज़ को टकटकी लगातार आंखें बांध कर देखना। कहते हैं कि वो ऐसा लग रहा था कि एक चीज़ को देखते हैं टकटकी लगाकर, फिर किसी दूसरी चीज़ को देखते हैं और ऐसा लगता है मानो जैसे एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड। और वो हर एक चीज़ जो एम हेमल के क्लासरूम में थी वो अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहता है, लगातार देख कर एक चीज़ से दूसरी चीज़ को, कि जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि किस प्रकार उस छोटे से क्लासरूम के अंदर हर चीज़ नज़र आ रही है। फैंसी, ठीक है, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। देखो आगे बोलता है कि 40 ईयर्स 40 साल तक वो उस पर्टिकुलर सेम प्लेस पर थे। और वहाँ पर आगे एक्सप्लेन करता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बदल गई थी और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं चेंज हुई। देखिए, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, वो कहते हैं कि आगे एम हेमल हमारे जो सर हैं वो 40 ईयर्स उस सेम क्लासरूम के अंदर, सेम क्लासरूम वो जो प्लेस है वहाँ पर वर्किंग करते हुए हैं, मतलब 40 साल से वो वहाँ काम कर रहे हैं। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उसके उनके जो क्लासरूम के साथ में जहाँ पर वो बैठते हैं उसके एकदम पास में विंडो है, उसके विंडो से उनको गार्डन नज़र आता है और वो भी अब भी वो सेम है। ही इज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने वो क्लास होती है। जस्ट लाइक दैट, इस प्रकार ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ। सिर्फ डेस्क और जो बेंचेस हैं वो यूज़ हो के घिस के वो स्मूथ हो गए, मतलब चिकने चिकने हो गए। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वन टॉलर, और कहते हैं जो चीज़ बदली है, नंबर 1 बेंच और डेस्क जो घिसकर स्मूथ हो गए। दूसरी चीज़ जो वॉलनट ट्रीज थे, अखरोट के जो पेड़ थे वो लंबे हो गए। एंड द हॉप वाइन क्या होता है, एक प्रकार का पौधा होता है, ठीक है। हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड, यहाँ ट्विन नहीं है, इसका मतलब ट्वाइंड है। हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। आगे बोलता है कि जो हॉप वाइन के जो ट्रीज है, जो प्लांट्स हैं, वो लपेट के रस्सी की तरह, देखो जैसे लपेट के ना पूरी विंडो और छत तक वो पहुंच गए हैं। यहाँ पर वो बोल रहे हैं हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हीज हार्ट टू लीव इट ऑल। और कहते हैं कि किस प्रकार जो हमारे सर है एम हेमल का जो दिल है वो टूट गया इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए। पुअर मैन, वेरी पुअर मैन, ही हियर हीज सिस्टर, वो अपनी सिस्टर को सुनता है मूविंग अबाउट इन हीज रूम अबव, ठीक है। वो अपनी सिस्टर को सुनता है कि वो जो ऊपर रूम में जो पैकिंग कर रही है, ट्रंक्स को सेट कर रही है, उसमें अपने जितने भी कपड़े हैं वो सेट कर रही है, और उसको सेट करते वक्त जो आवाज़ें आ रही है वो उन सबको सुनता है। और उनकी जो सिस्टर है वो एक रूम से दूसरे रूम पे आती जाती है, तो इस प्रकार से वो कहता है कि वो सुन रहा है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन देश को छोड़कर जाना था। आगे देखिए ब्यूटीफुल लाइन्स, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आगे बोलता है
कि बट उनके पास इतना करेज, इतना साहस था कि वो हम सब से जो लेसन सुन रहे थे वो लास्ट तक सुनते जाएं। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, उसके बाद हमारा एक लेसन हिस्ट्री में हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे पी बू बू। उसके बाद बेबीज़ जो होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल किड्स हैं जो अल्फ़ाबेट जो साउंड फेनेटिक्स वगैरह सीखते हैं, उन्होंने बा बेबी करना शुरू किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजेर, जो एट द बैक ऑफ द क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम में जो बैक बेंचेस थे वहाँ पर जो होजर बैठे हुए थे, अब उन्होंने क्या किया, हैड पुट ऑन, अब उन्होंने पहन लिया हिज स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मे को पहन लिया, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उस प्राइमर, उस पर्टिकुलर जो मैंने आपको बताई थी, उस पर्टिकुलर प्राइमर को अपने हाथ में पकड़ लिया। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उनके बुक जो प्राइमर के जो लेटर्स थे, उसके ऊपर जो लेटर लिखे हुए थे उनको स्पेल करना शुरू कर दिया जोर जोर से, ठीक है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो किस प्रकार रो रहे थे। हीज वॉइस ट्रम्बल्ड विद इमोशन, जो एम हेमल की जो वॉइस है वो कांप रही थी इमोशंस के साथ, ठीक है, कि वो कल जा रहे हैं। इन सब को सोचकर जो एम हेमल है उनकी जो वॉइस है वो कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट ही ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, जो एम हेमल की जो वॉइस कांप रही थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, तो कहते हैं कि उनको देखकर, ठीक है, ऐसा लग रहा था काफ़ी फ़नी सा, मतलब उनको सुनकर काफ़ी फ़नी भी लग रहा था, और हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट दैट लास्ट लेसन, आगे बोलते कि कितना अच्छे से मुझे वो लास्ट लेसन अपना फ्रेंच लैंग्वेज का जो कि एच हेमल ने पढ़ाया था याद है मुझे। ऑल एट वंस, अचानक से, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जो चर्च की जो क्लॉक है उसने 12 दिखाया, शो किया। एंड देन द एंजलस, एंजलस का मतलब यहाँ पर प्रे हुआ, मतलब प्रे जो चर्च में जो प्रे शुरू हो जाती है ना, उसके बारे में बोलते हैं। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, कहते हैं कि उसी समय, सेम टाइम, जब 12 बजे थे क्लॉक के अंदर, उसी सेम समय जो पर्शियन जो सोल्जर्स थे वो भी अपनी ड्रिल मतलब परेड करके वापस आ रहे थे, और उनके ट्रम्पेट की आवाज़ भी हमें सुनाई दे रही थी। ट्रम्पेट एक लंबा सा मतलब होता है जिसको बजाया जाता है, ठीक है। साउंडेड अंडर आर विंडोज, उसकी जो साउंड है वो विंडोज़ के अंदर भी आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल, उनका जो चेहरा था ये सारी चीज़ें सोच कर काफ़ी ज़्यादा मतलब उखड़ा सा और पीला सा पड़ गया था। इन हिज चेयर, वो अपनी चेयर पर मतलब चेयर से खड़े हो गए। आई नेवर सॉ हिम लुक्ड सो टॉल, सॉरी। तो देखिए समटाइम इट हैपन्स कि बोलते बोलते आदमी थक जाता है, नो वरीज। आई नेवर सॉ हिम लुक्ड सो टॉल। अब वो जो फ्रेंच होता है वो कहता है कि मैंने एम हेमल को कभी भी इतना लंबा नहीं देखा। लंबाई का मतलब ये नहीं कि वो इतने लंबे हो गए, कहते हैं कि इस प्रकार से, मतलब देखो वो बन ठन कर आए और उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को ऑनर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए हमें इतने सारे लेसन्स बताए, और हमें ये भी चीज़ें बताई कि हमने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण हम सीख नहीं पाए। तो इन सब के कारण वो उनका जो लेवल है, ठीक है, जो सर का जो लेवल है वो इतना ऊंचा नज़र आ रहा था मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं। आगे बोलते कि आगे एम हेमल के बारे में वो क्या बोलते हैं कि एम हेमल बोलते हैं माई फ्रेंड्स सेड ही, उसने कहा माई फ्रेंड्स आई बोला, और जो एम हेमल है वो चुप हो गए। बट समथिंग चोक्ड हिम, मगर ऐसा लगता है कि उनका गला है ना किसी ने घोट दिया, और वो आई कहते हुए चुप हो गए। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे इस अपने सेंटेंस को पूरा नहीं कर सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद एम हेमल ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टुक ए पीस ऑफ चॉक, और एक चौक का छोटा सा पीस उठाते हैं। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइटी का मतलब ताकत, और अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और इतना बड़े बड़े अक्षरों में जितना वो लिख सकते हैं उतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं। विव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे। ये लाइन आपको एग्जाम में लिखनी है गाइज, गॉट इट। लास्ट, देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। लीन का मतलब होता है सहारा देना और एकदम किसी के सहारे खड़ा होना। तो उसके बाद एम हेमल ने अपने सर को
वॉल के सहारे रख दिया, मतलब सहारे उन्होंने अपना माथा टेक दिया, लगा दिया, विदाउट ए वर्ड, ठीक है, एंड बिना एक शब्द को कहे बोले, ही मेड ए जेस्चर, और उन्होंने बिना एक शब्द के कहे अपने हाथ से, टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथ से एक इशारा किया, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गई है क्लास, और अब आप सब लोग जा सकते हैं। तो गाइज इट्स रियली हार्ट टचिंग। आप देख सकते हैं कि फ्रैंको और जो प्रशियन जो वॉर था उसके कारण किस प्रकार के जो चेंजेस आए थे, उनमें से एक पर्टिकुलर चेंज जो स्कूल लाइफ में आया, बच्चों के ऊपर आया, एक पर्टिकुलर भाषा के ऊपर जो चेंज आया, और जो लोग इस पर्टिकुलर भाषा को मतलब जो इस भाषा को सीख नहीं सकते थे उस दिन के बाद, तो उनके मन में क्या जो डर था, जो एक प्यार था अपने देश के लिए, एक जो लव था अपनी लैंग्वेज के लिए, उन सबको याद करके वो दुखी हो रहे थे, और एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को, ठीक है, कितनी खूबसूरती के साथ दिखाया गया। सो दिस इज़ इनफ, एंड टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।